परमाणुक अणु में काल्पनिक ऊर्जा स्तर। जब किसी द्विपरमाणुक अणु को ऊर्जा दी जाती है तो वह अपनी स्वतंत्र अक्ष के प्रति घूर्णन गति करना प्रारंभ करता है, जिससे अणु में घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है, जो हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। परंतु ताप का मान अत्यधिक बढ़ाने पर परमाणुओं के मध्य बंध बल कमजोर हो जाते हैं, जिससे परमाणु अपने मध्य स्थिति के इर्द गिर्द घूर्णन के साथ साथ कंपन गति भी प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में अणु को प्राप्त ऊर्जा कंपनिक ऊर्जा कहलाती है, जिसके संगत ऊर्जा स्तर कंपनिक ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये स्प्रिंग के रूप में इनके बल को दिखाया गया है। M1 M2 दो द्रव्यमान हैं जिनके बीच की दूरी या बोले कि बंध लंबाई R0 है, तो उनके मध्य बंध को स्प्रिंग के रूप में दिखाया गया है। जब इसको अक्ष दूरी पर दोनों को x1 और x2 अलग अलग दूरी पर इनमें खींचा जाता है, या यूँ कहें कि ऊर्जा पाकर इनके मध्य कंपन प्रारंभ होता है, तो इनके बीच की दूरी r हो जाती है। तो इसे देखिए, इसमें दो द्रव्यमान पिंड M1 और M2 नियत दूरी पर है, R0 से पृथक है। जब इनको ऊर्जा दी जाती है तो ताप में वृद्धि से क्या हो जाते हैं, कंपन प्रारंभ कर देते हैं और दूरी R0 से बढ़ करके R हो जाती है। इस अवस्था में उत्पन्न प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग में जैसे प्रत्यानयन बल हम पढ़ चुके हैं, वैसे ही F प्रोपोर्शनल टू माइनस x होगा। तो F इज इक्वल्स टू माइनस kx, जहाँ x होता है जो कंपन के कारण जो दूरी बढ़ी है वो, तो पहले R0 थी, बाद में R हो गई, तो बड़ी भी दूरी होगी R माइनस R0, तो F हो जाएगा माइनस के R माइनस R0। तो F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, तो एम ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के R माइनस R0। ए को लिख सकते हैं d2r अपॉन dt स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाता है m d2r अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के R माइनस R0। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर ए। द्विपरमाणु अणु में दो परमाणु विद्यमान होते हैं, अतः एक M1 के लिए होगा, दूसरा M2 के लिए होगा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 आ जाते हैं। द्विपरमाणु अणु हेतु R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R होता है, वो नियत रहते हैं। द्विपरमाणु अणुओं के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती है। द्रव्यमान आघूर्ण की परिभाषा से M1 R1 प्लस M2 R2 इक्वल होते हैं, जो हम दृढ़ अणु के पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अतः R1 क्या हो जाएगा, यहाँ से M2 R अपॉन में M1 प्लस M2 इक्वेशन नंबर 4, और ऐसे ही R2 हो जाता है M1 R अपॉन में M1 प्लस M2। समीकरण 4 के मान समीकरण 2 में रखने पर ये 2 नंबर और 3 नंबर इक्वेशन आई है। समीकरण 2 में R1 की जगह और समीकरण 3 में R2 की जगह हम 4 और 5 से वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 d2R अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के R माइनस R0। और ऐसे ही इक्वेशन नंबर 3 से आएगा M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 d2 अपॉन dt स्क्वायर d2R अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के R माइनस R0। दोनों से सेम ही आते हैं, तो इसको लिख सकते हैं M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 d2 अपॉन dt स्क्वायर R माइनस R0 इज इक्वल्स टू माइनस के R माइनस R0, क्योंकि R माइनस R0 के इक्वल है, और R0 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट है, तो 0 आएगा। तो यहाँ से आ जाता है म्यू M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 को हम म्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये आ जाता है म्यू d2 अपॉन dt स्क्वायर R माइनस R0 इज इक्वल्स टू माइनस के R माइनस R0, जहाँ पर म्यू हमारा सम्मानित द्रव्यमान है M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2। यहाँ से d2 अपॉन dt स्क्वायर R माइनस R0 इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन म्यू R माइनस R0। d2 R माइनस R0 को हम कैपिटल X से डिनोट करें तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन म्यू x आ जाएगा। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को में राइट हैंड साइड वाले माइनस के अपॉन यू इंटू एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस के अपॉन म्यू इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसके हम इक्वेशन नंबर 6 से कंपेरिजन करेंगे, तो ओमेगा नोट स्क्वायर हमारे पास आ जाता है के अपॉन म्यू। समीकरण 6 सरल आवर्त गति का समीकरण होता है, अतः कंपनी गति कर रहे द्विपरमाणु कणों को एक सरल आवर्ती के दोलक के तुल्य माना जा सकता है। चूंकि सरल आवर्त दोलक के ऊर्जा आइगन मान ई एन इज इक्वल्स टू एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा नोट होता है, अतः कंपनी गति कर रहे द्विपरमाणु अणु हेतु कंपनी की ऊर्जा का मान ई बी इज इक्वल्स टू वी प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा नोट है, जहाँ भी कंपन क्वांटम संख्या है। बी की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। ओमेगा नोट द्विपरमाणु अणु की स्वाभाविक आवृत्ति है, जिस आवृत्ति से वो कंपनी गति करते हैं। समीकरण 7 से स्पष्ट है कि कंपन ऊर्जा स्तर भी क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू 0 1 2 3 रखेंगे तो इनके सतत मान न आकर के विविक्त मान आते हैं। कंपनिक ऊर्जा स्तर, कंपनी गति कर रहे द्विपरमाणु अणु की कंपनिक ऊर्जा
ई वी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा नोट है और वी की वैल्यू 0, 1, 2, 3 के संगत पाए जाने वाले ऊर्जा स्तर काल्पनिक ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, जिनके संगत ऊर्जा मान हमारे पास आ जाएंगे। अगर 1 रखेंगे तो हाफ एच क्रॉस ओमेगा नोट, नहीं 0 रखेंगे वी की वैल्यू तो हाफ एच क्रॉस ओमेगा नोट, और 1 रखने पर 3/2 एच क्रॉस ओमेगा नोट, और ऐसे ही इनके भिन्न ऊर्जा स्तर आ जाएंगे, जिनका कि यहाँ पर चित्र में दिखाए गए हैं। वी इक्वल्स टू 1 के लिए इसकी ऊर्जा 0 नहीं होती है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा नोट होती है, और ऐसे ही ऊपर जाने पर बढ़ते जाते हैं इसके मान। वी इक्वल्स टू 0 के संगत हमें द्विपरमाणु अणु की कंपन ऊर्जा का न्यूनतम मान प्राप्त होता है, जिसे हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं, और इसका मान 0 नहीं होता है। इसका मान होता है हाफ एच क्रॉस ओमेगा नोट, एच क्रॉस एच अपॉन 2 पाई है तो हाफ एच ओमेगा नोट अपॉन 2 पाई न्यू नोट हो जाता है, तो हाफ एच न्यू नोट है। ये जो वक्र दिखाया गया था, चित्र दिखाया गया था, इससे भी स्पष्ट है कि वी के न्यूनतम मानों हेतु कंपनिक स्थितिज ऊर्जा वक्र परवलयाकार होता है, क्योंकि वी एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर के लिए परवलयाकार वक्र प्राप्त होगा स्थितिज ऊर्जा का। परंतु कंपन क्वांटम ऊर्जा के उच्च मानों हेतु कंपनिक ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा अंतराल कम होता है, क्योंकि द्विपरमाणु कणों के मध्य दूरी अधिक हो जाने के कारण स्थितिज ऊर्जा वक्र परवलयाकार नहीं रह पाता है। अब देखते हैं ऊर्जा अंतराल। द्विपरमाणु अणु की कंपनिक ऊर्जा ई वी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा नोट है, तो दो क्रमागत कंपनों में क्वांटम संख्या वी से वी प्लस 1 में परिवर्तित होती है, तो वी से वी प्लस 1 वाले ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल डेल ई हो जाएगा ई वी प्लस 1 माइनस ई वी, और यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊर्जा अंतराल आ जाएगा हमारे पास डेल ई एच क्रॉस ओमेगा नोट या एच न्यू नोट। एच क्रॉस ओमेगा नोट में एच क्रॉस को एच अपॉन 2 पाई लिखेंगे तो ये ओमेगा नोट अपॉन 2 पाई एच न्यू नोट होता है, तो हमारे पास डेली या तो आएगा एच क्रॉस ओमेगा नोट या एच न्यू नोट। तो यहाँ पर यह नियत मान आता है, इसलिए काल्पनिक ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा अंतराल नियत रहता है। तो काल्पनिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमारे पास अगर इनका मान नियत रहता है तो हमारे पास इस तरह के ऊर्जा स्तर आएंगे। वी इक्वल्स टू 0 के लिए हाफ एच क्रॉस ओमेगा, वी इक्वल्स टू 1 के लिए 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, वी इक्वल्स टू 2 के लिए 5/2 एच क्रॉस ओमेगा, और इनके बीच का अंतराल एच क्रॉस ओमेगा नोट रहेगा। अब हम देख लेते हैं, ये हमारे पास ऊर्जा अंतराल आ गया। अब देखते हैं काल्पनिक स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं। द्विपरमाणु अणु हेतु काल्पनिक ऊर्जा ई वी इज इक्वल्स टू वी प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, वी की वैल्यू 0, 1, 2, 3 के संगत पाए जाने वाले काल्पनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण के फलस्वरूप प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं का समूह है काल्पनिक ऊर्जा स्पेक्ट्रम कहलाता है। काल्पनिक स्पेक्ट्रम अवरक्त क्षेत्र में पाया जाता है, IR रीजन में पाया जाता है। काल्पनिक स्पेक्ट्रम के लिए हम कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो देख लेते हैं। द्विपरमाणु अणु में परमाणुओं के विस्थापित होने पर अणु का विद्युत द्विध्रुवागुण परिवर्तित हो जाता है, जिससे अणु विद्युत चुंबकीय विकिरणों से अन्योन्य क्रिया कर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन करता है, जिसके फलस्वरूप काल्पनिक ऊर्जा स्तरों में संक्रमण होता है, जिससे हमें काल्पनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। वर्ण नियम या चयन नियम। काल्पनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य केवल वे ही संक्रमण अनुमत होते हैं जिनके लिए कंपन क्वांटम संख्याओं का अंतर डेल वी इक्वल्स टू +-1 होता है। इसे काल्पनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण का वर्ण नियम या चयन नियम कहते हैं। तो यहाँ पर डेल वी इक्वल्स टू +-1 है, जैसे कि घूर्णी स्पेक्ट्रम में भी हुआ था डेल जे इक्वल्स टू +-1। यदि डेल वी इक्वल्स टू +1 हो तो अवशोषण काल्पनिक स्पेक्ट्रम होगा, और अगर माइनस है तो उत्सर्जन होगा। क्योंकि डेल ई इक्वल्स टू एच न्यू नोट का फोटोन अवशोषित होता है, तो काल्पनिक ऊर्जा स्तर ई वी से बढ़ करके ई वी +1 हो जाता है। यदि डेल वी इक्वल्स टू -1 है तो उत्सर्जन काल्पनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, क्योंकि डेल ई इक्वल्स टू एच न्यू नोट ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जन होने के बाद ई वी से ई वी -1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तो हमें इस प्रकार का संक्रमण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यहाँ पर जितने ये अवशोषण स्पेक्ट्रम है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में उत्सर्जन है। अवशोषण में अणु है वो वी इक्वल्स टू 0 ऊर्जा स्तर से 1 में जाएगा, 1 में है तो 2 में, 2 में है तो 3 में, और अगर 3 में है तो 4 में जाएगा। ऐसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अगर 2 में है तो 1 में आएगा, 3 से 2 में आएगा, 4 से 3 में आएगा, और हमें एक निश्चित आवृत्ति पर ही इसका एक काल्पनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। काल्पनिक स्पेक्ट्रम में अवशोषित फोटोन की अगर आवृत्ति की बात करें तो डेल न्यू इक्वल्स टू डेल ई न्यू अपॉन एच, और डेल ई न्यू एच न्यू नोट अपॉन में एच, तो डेल न्यू आ जाएगा न्यू नोट, अर्थात एक न्यू नोट आवृत्ति पर ही हमें इसके स्पेक्ट्रम प्राप्त
होंगे। काल्पनिक ऊर्जा को तरंग संख्या के पदों में व्यक्त करें तो उससे प्राप्त पद काल्पनिक पद कहलाता है, जिसका मान जी, जिसे जी न्यू से लिखते हैं काल्पनिक पद को। इसे EV/hc लिखते हैं। EV का मान V + ½ h×ओमेगा0 है। h क्रॉस को h/2π लिखें तो ये h इंटू न्यू नोट हो जाएगा, तो V + ½ h न्यू नोट अपॉन hc है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा V + ½ न्यू नोट अपॉन c, तो जी V की वैल्यू आ जाएगी V + ½ न्यू बार। तो यह आ जाता है काल्पनिक पद, जिसे तरंग संख्या के पदों के रूप में व्यक्त किया गया है। शुद्ध काल्पनिक स्पेक्ट्रम हमें अवरक्त क्षेत्र के अंतर्गत केवल ध्रुवों द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि ध्रुवों में आंतरिक बलों के कारण घूर्णन बल संभव नहीं हो पाता है। तो जहाँ पर घूर्णन बल नहीं होता है उसमें शुद्ध काल्पनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, वरना अगर दृढ़ पिंड है तो उसमें घूर्णन गतिज ऊर्जा और काल्पनिक गतिज ऊर्जा दोनों ही होंगे।